जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलिका में स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो क्लास है हिंदी व्याकरण से संबंधित रहेगी और आज की इस क्लास में हम शब्द विचार का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें और अपने अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सके। शुरू करते हैं आज की क्लास। शब्द विचार को शब्द विभाग, शब्द बोध नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए शब्द विचार, शब्द विभाग, शब्द बोध, तो इन तीनों का ही एक ही मतलब होता है। तो देखते हैं आगे शब्द की परिभाषा। सबसे पहले देखते हैं शब्द की परिभाषा क्या कहती है। शब्द जो है दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और उसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उसे कहते हैं शब्द। जैसे ज और ल वर्ण को जब हम मिलाते हैं या योग करते हैं तो एक जल शब्द बनता है जिसका सार्थक अर्थ होता है पानी। अगर जल शब्द का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता तो यह शब्द नहीं कहलाता है। यानी कि जब दो वर्णों को मिलाते हैं तो उसका एक सार्थक अर्थ निकलना बहुत ज़रूरी है, तभी उसे शब्द कह सकते हैं। आगे देखते हैं शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक, भाषा की सबसे छोटी सार्थक तथा स्वतंत्र इकाई होती है। यानी कि जो शब्द है वह भाषा की सबसे छोटी सार्थक तथा स्वतंत्र इकाई होती है। यहाँ तक ओके है सभी को? आगे देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण जो है चार आधार पर किया जाता है। नंबर एक पर है उत्पत्ति या स्रोत या उद्गम या इतिहास के आधार पर। नंबर दो पर है रचना या संरचना या व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। नंबर तीन पर है अर्थ के आधार पर और नंबर चार पर है प्रयोग या व्याकरणिक या रूप परिवर्तन या रूप विवेचन या बदलाव के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। यहाँ तक ओके है सभी को? शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पर किया जाता है, जैसे कि सामने लिखा हुआ है। सभी साथी याद कर लेंगे। तो हम पहले नंबर एक पर देखते हैं उत्पत्ति, स्रोत, उद्गम या इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, जिसका अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं नंबर एक पर था उत्पत्ति, स्रोत, उद्गम और इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इस आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। यानी कि उत्पत्ति, स्रोत,
उद्गम और इतिहास के आधार पर शब्द के 5 भेद माने जाते हैं। अगर आपसे मुख्य रूप से पूछा जाए तो इस आधार पर शब्द के 4 भेद माने जाते हैं और एक अन्य भेद होता है। अगर आपसे उत्पत्ति, स्रोत, उद्गम, इतिहास के आधार पर शब्द के कुल भेद पूछे जाए तो आपने 5 बताने हैं। मुख्य रूप से पूछा जाए तो आपने 4 भेद बताने हैं। इस 5 भेदों के अंतर्गत नंबर 1 पर आता है तत्सम शब्द, नंबर 2 पर आते हैं तद्भव शब्द, नंबर 3 पर आता है देशज शब्द और नंबर 4 पर आता है विदेशज शब्द। और अन्य भेद के अंतर्गत एक आता है संकर शब्द। इनको मिलाकर यह 5 भेद हो जाते हैं, जिसका अध्ययन हम करेंगे। आगे देखते हैं। क में है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, यानी कि उसके समान। इसलिए तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान या संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि हिंदी भाषा में ऐसे शब्द आए हैं जो संस्कृत से उठाकर सीधे हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उन्हें ही तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, करण, चूर्ण, दुग्ध इत्यादि, ये सभी शब्द तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ तक ओके है सभी को? आगे देखते हैं। ख में है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन भव। तत् धन भव, जिसका अर्थ है उससे उत्पन्न होना या बनना, अथवा संस्कृत शब्दों से विकृत यानी कि परिवर्तित होकर बने शब्द। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, लेकिन प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं। उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अंततः संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी आदि भाषा से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन वो एक समय के अनुसार उनमें कोई ना कोई बदलाव आ गया है, उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, सूरज, कान, चूरन, दूध इत्यादि, यह सभी शब्द तद्भव शब्द हैं। ओके हैं सभी को? आगे देखते हैं। तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम, यानी कि अब इनको पहचाने कैसे, उनके लिए कुछ नियम है जिससे आपको इन दोनों को पहचानने में आसानी हो जाएगी। जैसे
संयुक्ताक्षर यानी कि श्रय, त्रय, ज्ञ और श्रय के योग से बने शब्द अधिकांश तत्सम शब्द होते हैं। यानी कि जिन शब्दों में यह चार संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता है वह ज़्यादातर तत्सम शब्द होते हैं। अनुनासिक का तत्सम रूप अनुस्वार से बना शब्द तत्सम शब्द होता है। यानी कि अनुस्वार से जो शब्द बना होगा वह तत्सम शब्द होता है। रि वर्ण से बना शब्द भी सदैव तत्सम शब्द होता है। यानी कि जिन शब्दों में रि का प्रयोग होता है उन शब्दों में यानी कि वह शब्द तत्सम होता है। आगे देखते हैं। वह शब्द जो बोलने, पढ़ने व लिखने में कठिन प्रतीत हो वह तत्सम शब्द होता है। वह भी क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। आगे देखते हैं। व, श और श वर्णों या अक्षरों से बने शब्द भी अधिकांश तत्सम शब्द होते हैं। यानी कि जिन शब्दों में व, श और श का प्रयोग होता है वह शब्द भी तत्सम शब्द होते हैं। आधे अक्षर या वर्ण से बना शब्द भी अधिकांश तत्सम शब्द होता है। ओके सभी को यहाँ तक? आगे देखते हैं। ब, श, ड, ढ, र, ह और द वर्णों या अक्षरों से बने शब्द अधिकांश तद्भव शब्द होते हैं। यानी कि जिन शब्दों में इन वर्णों का प्रयोग होता है वह तद्भव होते हैं। अनुनासिक का तद्भव रूप, अनुनासिक का जो तद्भव रूप है यानी कि चंद्र बिंदु वाला से बना शब्द तद्भव होता है। यहाँ तक ओके है सभी को? आगे देखते हैं। कुछ और बातें हैं जिसमें हम पहचान सकते हैं कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं और तद्भव शब्द कौन से होते हैं। जैसे आधे अक्षर या वर्ण वाले जो शब्द होते हैं उन्हें तत्सम या संस्कृत के शब्द कहते हैं। पूरे अक्षर या वर्ण के जो शब्द होते हैं वह तद्भव शब्द होते हैं। जैसे आश्चर्य जो है यह एक तत्सम शब्द है और आश्चर्य से अचरज बना है यह एक तद्भव शब्द है। श्रय का जो है तद्भव ख और छ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अक्षी, आँख, अक्षी जो शब्द है यह तत्सम है और आँख जो है यह तद्भव शब्द है। यानी अक्षी से आँख बना है। क्षति और क्षति यह तत्सम और तद्भव में परिवर्तन हुआ है। त्रय का तद्भव में त हो जाता है। जैसे रात्रि तत्सम है और रात जो है तद्भव शब्द है। पत्र और पत्ता, यह पत्र जो है तत्सम है और पत्ता जो है तद्भव शब्द है। ज्ञ का ज्ञ हो जाता है यानी कि परिवर्तित हो जाता है या ज में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अज्ञान का अजान बन जाता है। श्रय का तद्भव स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अक्षु, यह एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव आंसू हो जाता है। व परिवर्तित हो जाता है तद्भव में ब, यानी कि व से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं वह तत्सम होते हैं और ब से जो शब्द बनते हैं वह तद्भव होते हैं। जैसे वानर एक तत्सम शब्द है और बंदर जो है एक तद्भव शब्द है। उसी प्रकार से विद्युत का तद्भव बिजली बन जाता है। यह जो है
ज में परिवर्तित हो जाता है। जैसे युग का जुग हो जाता है, यश का जस हो जाता है। आगे देखते हैं। सठ और सठ, यह सठ में परिवर्तित या ठ पूरे में और ट में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे मिष्ठ तत्सम शब्द है, मीठा तद्भव है। उष्ठ एक तत्सम शब्द है और ऊंठ एक तद्भव शब्द है। इसी प्रकार से श और श जो है यह परिवर्तित हो जाते हैं श में। जैसे आशीष तत्सम शब्द है और आशीष जो होता है यह एक तद्भव शब्द है। हण का न में परिवर्तित हो जाता है। जैसे तृण का तिनका बन जाता है। यानी कि जो शब्द हण से होते हैं वह तत्सम शब्द होते हैं और जिन शब्दों में न का प्रयोग होता है वह तद्भव होते हैं। जैसे जीर्ण एक तत्सम शब्द है और जीर्ण का झीना बन जाता है, यह इसका तद्भव रूप है। इसी प्रकार से ट का ड में परिवर्तन हो जाता है। जैसे वट और बड़। क का ग में परिवर्तित हो जाता है हिंदी में आकर या तद्भव में आकर। जैसे पंक्ति का पंगत बन जाता है। सत तत्सम शब्द में इसका तद्भव करते वक्त थ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हस्त एक तत्सम शब्द है, यानी कि एक संस्कृत का शब्द है और इसमें परिवर्तन करके जब हम इसका तद्भव बनाते हैं यानी हिंदी में प्रयोग करते हैं तो इसका हाथ हो जाता है। हस्त का तद्भव हाथ होता है। इसी प्रकार से हस्ती का जो तद्भव है हाथी हो जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। ओके हैं यहाँ तक सभी को। आगे देखते हैं। विशेष कथन में देखते हैं। विशेष कथन में क्या लिखा हुआ है? अर्ध तत्सम शब्द भी होते हैं। कुछ परीक्षाओं में अर्ध तत्सम शब्द भी हमसे पूछे गए हैं। जैसे जो शब्द न तो पूरी तरह से तत्सम हो न तद्भव हो वह अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे तत्सम शब्द है मयूर, इसका अर्ध तत्सम होता है मयूर और तद्भव इसका मोर हो जाता है। इसी प्रकार से भिक्षा भिक्षा भीख हो जाता है। आगे देखो, हस्त एक तत्सम शब्द है और इसका अर्ध तत्सम शब्द हस्त होता है और इसका तद्भव हाथ होता है। अग्नि का अगीन बनता है और इसका तद्भव आग हो जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। ग में देखते हैं देशज शब्द। देशज देश धन ज से बना है। शब्द का अर्थ है, यानी कि देशज शब्द का अर्थ है देश में जन्मा। देशज शब्द का क्या अर्थ है? देश में जन्मा। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। या समय परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ या बना लिए वे देशीय या देशज शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में दो प्रकार के देशज शब्द पाए जाते हैं। हिंदी भाषा में दो प्रकार के देशज शब्द पाए जाते हैं। जैसे नंबर 1 पर है अज्ञात व्युत्पत्ति देशज शब्द। नंबर 1 पर क्या है? अज्ञात व्युत्पत्ति देशज शब्द। और नंबर 2 पर है अनुकरणात्मक देशज शब्द।
आगे देखते हैं। नंबर 1 पर है अज्ञात व्युत्पत्तिक देशज शब्द। ऐसे शब्द जो किसी भाषा से नहीं निकले हों और जिनकी व्युत्पत्ति का पता ना हो, उन्हें अज्ञात व्युत्पत्तिक देशज शब्द कहते हैं। जैसे छाबड़ा, छाबड़ी, मकोड़ा, मलाई, दाढ़ी, ढाबा, तेंदुआ, गधा, घोंसला, चिल्लर, थैला इत्यादि शब्द अज्ञात व्युत्पत्तिक देशज शब्द कहलाते हैं। आगे देखते हैं। नंबर 2 पर है अनुकरणात्मक देशज शब्द। ऐसे शब्द जो किसी ध्वनि को ध्यान में रख कर बनाए गए हों, उन्हें अनुकरणात्मक देशज शब्द कहते हैं। जैसे झकझक, थपथपाना, खटपट, सटपट, फड़फड़ाना, थरथराना, टनटनाना, टनटन इत्यादि। यह सभी शब्द अनुकरणात्मक देशज शब्द कहलाते हैं। जो किसी आवाज़ का अनुकरण करने पर बनते हैं, उन्हें अनुकरणात्मक देशज शब्द कहते हैं। यहाँ तक ओके हैं सभी को? आगे देखते हैं। ग में है विशेषज या आगत शब्द। विशेषज विदेश धन ज शब्द का अर्थ है, यानी कि विदेशज शब्द का अर्थ है विदेश में जन्मा हुआ। यानी कि ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से आए हों या विदेशी भाषा में जन्मे हों या विदेश में जन्मे हों, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो अन्य देश की भाषा जैसे अंग्रेजी, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, पुर्तगाली, डच आदि से आए हैं। वे विदेशज या विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। जैसे अचार, आलपीन, आलमारी, गमला, तंबाकू इत्यादि पुर्तगाली शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। कैंची, तोप, चेचक, चमचा, उर्दू, कालीन, चाकू इत्यादि तुर्की भाषा के शब्द हैं। इस्तीफ़ा, कर्ज, किस्मत, खबर, जवाब, नतीजा इत्यादि अरबी भाषा के शब्द हैं। तहसीलदार, चौकीदार, कुर्ता, पैजामा, जलेबी इत्यादि फ़ारसी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार से लालटेन, रेल, इंच, टिकट, पेट्रोल, स्कूल, बिस्कुट इत्यादि अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। कूपन, कारतूस, अंग्रेज, रिपोर्टाज बहुत इम्पोर्टेंट है, लाभ इत्यादि जो शब्द हैं फारसीसी भाषा के शब्द माने जाते हैं। चाय, लीची, चीकू, पटाखा और इत्यादि जो शब्द हैं चीनी भाषा के शब्द माने जाते हैं। इसी के बाद रिक्शा, सुनामी, शक्कर, सायोनारा, छाता इत्यादि जो शब्द हैं जापानी भाषा के शब्द माने जाते हैं। इसमें रिक्शा, सुनामी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। ये सभी शब्द
विदेशज या विदेशी शब्द माने जाते हैं। आगे देखते हैं। अण भाग में है संकर या मिश्रित शब्द। संकर या मिश्रित शब्द क्या होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों को, दो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है वह संकर या मिश्रित शब्द कहलाता है। जैसे टिकट घर एक संकर या मिश्रित शब्द है, जिसमें टिकट जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर जो है हिंदी भाषा का शब्द है। इसी प्रकार से रेलगाड़ी जो शब्द है अंग्रेजी और हिंदी भाषा का शब्द है। उसी प्रकार अजायब घर अरबी और हिंदी भाषा का शब्द है। उसी प्रकार अणु बम जो है संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसके बाद सिनेमाघर अंग्रेजी और हिंदी का शब्द है। फिजूल खर्च जो है अरबी फ़ारसी का शब्द है। जेल खाना अंग्रेजी फ़ारसी का शब्द है। डाक खाना अंग्रेजी फ़ारसी का शब्द है। पानदान हिंदी फ़ारसी का शब्द है। छायादार संस्कृत और फ़ारसी का शब्द है। यह सभी शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। यहाँ तक ओके हैं सभी को? साथियों, ये थे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, यानी कि उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया जाता है, यानी कि इसके 5 भेद माने जाते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। नंबर 2 पर है रचना, संरचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इस आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, यानी कि रचना, संरचना, व्युत्पत्ति और बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद माने जाते हैं। क में है रूढ़ शब्द। वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से न बने हों या जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि रूढ़ शब्द वे होते हैं जो दूसरे शब्द की या शब्दांश के योग से, जोड़ से नहीं बनते, वह रूढ़ शब्द होते हैं। यानी कि जब हम इन शब्दों का खंडन कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो इनका कोई सार्थक खंड नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं। जिन शब्दों का खंड करने पर दोनों खंडों का कोई अर्थ न निकले या जो शब्द वर्ण अक्षर में टूट जाए उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यहाँ तक ओके है? समझ में आ गया होगा कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यानी कि जिनके खंडन करने पर उन खंड का कोई अर्थ न निकले उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। इन्हें मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहते हैं। इन्हें मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहते हैं। जैसे दूध एक शब्द है, जब हम इनका यानी कि इसका खंडन करते हैं तो दू धन ध होता है, जिसका दू का कोई अर्थ नहीं निकलता, ध का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए यह एक रूढ़ शब्द है। जैसे पेड़, लड़का, घर इत्यादि, यह शब्द क्या हैं? रूढ़ शब्द हैं। आगे देखते हैं।
ख में है यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ, यानी कि किसी न किसी की मदद से बना हुआ। जैसे जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता हो, या जिस शब्द का खंडन करने पर दोनों खंड सार्थक हो, यानी कि उसके अर्थ हो, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। एक ऐसा शब्द जिसका हम खंडन भी कर दें तो उन दोनों खंडों का अलग अलग अर्थ निकलता हो, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों की रचना जो है, यौगिक शब्दों की रचना 4 प्रकार से होती है, यानी कि यौगिक शब्द जो हैं 4 प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसे संधि से, समास से, उपसर्ग से और प्रत्यय से यौगिक शब्द बनते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे महर्षि जो एक यौगिक शब्द है, जो महाधन ऋषि के संधि से बना है। इसी प्रकार विद्यालय एक यौगिक शब्द है, जो विद्या का आलय समास से बना है। विज्ञान जो है वि धन ज्ञान से बना है, यानी कि उपसर्ग से बना है। वि एक उपसर्ग है और जो ज्ञान में जुड़कर एक शब्द बना है विज्ञान। इसी प्रकार से सामाजिक एक यौगिक शब्द है, जो समाज धन इक प्रत्यय के लगने से बना है। यानी कि जो यौगिक शब्द होते हैं संधि से, समास से, उपसर्ग से और प्रत्यय से बनाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं, ग में है योग रूढ़ शब्द। इन शब्दों का निर्माण 2 शब्दों के योग से होता है, लेकिन वे किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। यानी कि योग रूढ़ शब्द जो होता है वह बनता तो 2 शब्दों के योग से है, लेकिन एक तीसरे अर्थ की ओर हमें संकेत करता है। अर्थात यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, जो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, यह बने तो 2 शब्दों के योग से है, जैसे जल और धन ज से बना है, लेकिन यह एक विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है। जलज यानी जिसका अर्थ हम कमल से लेते हैं, तो यह योग रूढ़ शब्द होता है। जैसे लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, गिरधारी इत्यादि यह योग रूढ़ शब्द हैं, जो एक अलग अर्थ की ओर संकेत करते हैं। यहाँ तक ओके सभी को? आगे देखते हैं, नोट में कुछ लिखा हुआ है। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण जो हैं योग रूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं। यानी कि बहुव्रीहि समास जिस शब्दों में होता है वह सभी शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इस आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पर है सार्थक शब्द और नंबर 2 पर है निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद किए जाते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। पहले हम सार्थक शब्द को देखते हैं। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका अपने आप में अर्थ होता है या जो अपने साथ अर्थ लेकर चलते हैं, उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है।
सार्थक शब्दों को आगे 5 भाग में विभाजित किया जाता है। सार्थक जो शब्द हैं उन्हें 5 भाग में विभाजित किया जाता है। क में है एकार्थी या एकार्थक या वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी या एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गंगा, दिल्ली, राम, जनवरी इत्यादि यह एकार्थी शब्द होते हैं। भाषा में बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं जो किसी एक शब्द को दर्शाते हैं। जैसे आँखों के सामने प्रत्यक्ष, यानी जब हम आँखों के सामने बोलते हैं तो प्रत्यक्ष इसका एक अर्थ निकलता है। अपने परिवार के साथ सपरिवार, यानी कि सपरिवार को अगर हम शब्द में कोई पूछे वाक्य के लिए एक शब्द, उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। नोट में कुछ लिखा हुआ है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो शब्द हैं इसी कोटि के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो शब्द होते हैं वह इसी कोटि यानी कि इसके अंतर्गत ही आते हैं। आगे देखते हैं। ख में अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे वर्ण शब्द के अनेक अर्थ हैं। जो वर्ण शब्द हैं इसके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे रंग, जाति, रूप, आकृति इत्यादि, यानी कि एक वर्ण शब्द है और इसके अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं। जैसे रंग, जाति, रूप, आकृति इत्यादि। आगे देखते हैं। अक्षर जो शब्द के अनेक अर्थ है, जैसे अविनाशी, स्थिर, ब्रह्मा, मोक्ष, आत्मा, परमात्मा इत्यादि। इस अक्षर शब्द जो है, यानी कि जो अक्षर शब्द है, यह एक अनेकार्थी शब्द है। इसी प्रकार से अंबर, अंबर शब्द के अनेक अर्थ हैं। आकाश, बादल, कपड़ा, कपास, इत्र इत्यादि। यह एक अनेकार्थी शब्द है। अंबर के अनेक अर्थ लिए जाते हैं। आगे देखें। ग भाग में है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो उसी एक शब्द के समान अर्थ देते हैं। उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल, जल को पानी, नीर, पयो, वारी, टोए, सलील इत्यादि इसके समानार्थी शब्द हैं। बादल जो हैं जैसे जीभूत, वारिद, नीरद, मेघ, पयोधी, वारिधर इत्यादि बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, यहाँ तक। आगे देखते हैं। ग भाग में है विपरीतार्थी या विलोम शब्द। जो शब्द अपने अर्थ के विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे आकाश पताल, आकाश का विलोम पताल होता है। माता का विलोम पिता होता है। गुण का विलोम अवगुण होता है। ऊपर का विलोम नीचे होता है इत्यादि। यानी कि हिंदी में जो शब्द अपने के विरुद्ध यानी कि विपरीत अर्थ देता है उसे विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं। अण भाग में है
समरूपी भिन्नार्थक या श्रुति समभिन्नार्थक शब्द या युग्म शब्द। जो शब्द उच्चारण में एक जैसे होते हैं किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं उन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे तरणी, तरणी और तरणी। इस तरणी का अर्थ होता है सूर्य और इस तरणी का अर्थ होता है नाव। कांति का अर्थ होता है चमक। इसी प्रकार से क्लांति का अर्थ होता है थकावट। सती का अर्थ होता है हानि। क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी। इसी प्रकार से दिवा का अर्थ होता है दिन। दीवा का अर्थ होता है दीपक। देव का अर्थ है देवता और दैव का अर्थ है भाग्य। इन शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ तक ओके है सभी को। आगे देखते हैं। निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय वाय, पानी वानी इत्यादि। इन शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। नंबर 4 पर है प्रयोग या व्याकरणिक या रूप परिवर्तन या रूप विवेचन या बदलाव के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इस आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 पर है विकारी शब्द और नंबर 2 पर है अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। आगे देखते हैं। पहले विकारी शब्द। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का का एक शब्द है जिसमें परिवर्तन करके हम लड़के, लड़की आदि बना सकते हैं। उसी प्रकार से म में परिवर्तन होता है मुझको, मेरा, हमसे। इसी प्रकार अच्छा, अच्छी में परिवर्तन हो जाता है। जाना, जाता, जाति, गया इत्यादि शब्द जो हैं विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर है संज्ञा, नंबर 2 पर है सर्वनाम, नंबर 3 पर है विशेषण और नंबर 4 पर है क्रिया। यह चारों शब्द जो हैं विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। ख भाग में है अविकारी या अव्यय शब्द। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है या जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, इसलिए, तेज, धीरे इत्यादि शब्द जो हैं अविकारी हैं। अविकारी या अव्यय शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर है क्रिया विशेषण, नंबर 2 पर है संबंध बोधक, नंबर 3 पर है समुच्चय बोधक या योजक और नंबर 4 पर है विस्मय आदि बोधक।
सभी साथी याद कर लेंगे। प्यारे साथियों, ये थे शब्द विचार संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी अभी तक पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। चैनल के साथ नए साथियों को अवश्य जोड़ें ताकि वो भी इन वीडियो का लाभ उठा सके और हिंदी की बेहतर तैयारी कर सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।